आज की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उम्मीदें टूटने का दिन था मुंबई शहर में। मुंबई में आज रिया चक्रवर्ती की उम्मीद टूटी और कंगना रनौत की उम्मीद भी टूट गई। रिया को बेल की उम्मीद थी, नहीं मिली। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा, यानी कम से कम आज की रात भी रिया को जेल की काल कोठरी में काटनी होगी। कंगना रनौत को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट ने कल जिस तरह से स्टे दिया था, बीएमसी को जिस तरह से फटकार लगाई थी, जिस तरह से बीएमसी के एक्शन की निंदा की थी, आज उनके फेवर में फैसला आएगा। हाईकोर्ट बीएमसी को आईना दिखाएगा, बीएमसी के एक्शन को इलीगल बता देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। शिवसेना की उम्मीद भी आज टूटी। शिवसेना के नेताओं को लग रहा था कि घर टूटने के बाद कंगना की हिम्मत टूटेगी, कंगना अब कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंगना ने आज फिर सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला किया और कई बार हमला किया। कहा, सुनो उद्धव, पिता के कर्मों से पैसा तो मिल सकता है, लेकिन सम्मान तो खुद कमाना होगा। कंगना ने लिखा, सम्मान पाने के लिए तो खुद को कर्म करना होगा, सम्मान कहां से पाओगे। ऐसी बहुत सारी बातें कंगना ने कई बार कही। बीजेपी के नेताओं को उम्मीद थी कि कंगना के रुख पर शिवसेना पलटवार करेगी और उन्हें जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी की उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि कंगना पर कुछ नहीं कहना। कंगना का चैप्टर ओवर हो गया। मैं आज आपको बताऊंगा कंगना ने आज कौन सी बड़ी गलती की, कंगना के अटैक पर शिवसेना खामोश क्यों रही, इस खामोशी के पीछे शरद पवार की क्या भूमिका है और शिवसेना के बचाव में उसके सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी आगे क्यों नहीं आए। लेकिन पहले आपको बता दूं कि कंगना रनौत आज अपने घर से निकलकर जब उस ऑफिस में पहुंची जहां कल बीएमसी का बुलडोजर चला था, तो वहां का हाल देखकर कंगना का क्या हाल हुआ। मुंबई पहुंचने के करीब 26 घंटे बाद कंगना अपने पाली हिल वाले बंगले पर गई। ये वही घर है जिस पर कल बीएमसी का बुलडोजर चल रहा था। कंगना ने कहा था ये उनके सपनों का घर था, लेकिन हालत देखकर कंगना वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर पाई। कंगना गई तो थी पूरे लश्कर के साथ, सुरक्षाकर्मी थे, कंगना की बहन थी, असिस्टेंट थे। कंगना जब गाड़ी से उतरी तो सामने टूटी हुई दीवार, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर टूटे हुए कांच की खिड़कियां दिखाई दी, लेकिन कंगना ने इसे इग्नोर किया, कैमरे की तरफ मुड़कर वेव किया और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो मेन गेट के अंदर पहुंची तो सामने का मंजर, सामान का वीडियो और तस्वीरों को देखती रही और इमोशनल हो गई। कल बीएमसी की तोड़क कार्रवाई के बाद आज कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ पहुंची अपने उसी पाली हिल स्थित ऑफिस में जहां कल बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई की थी। 14 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर बीएमसी को एतराज़ था कि कंगना ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन 51 पॉइंट्स पर तोड़फोड़ करी गई। आज कंगना रनौत जब अपनी बहन रंगोली के साथ उस ऑफिस का मुआयना करने पहुंची तो गाड़ी से उतरने के बाद मीडिया को देखकर उन्होंने वेव किया, हाथ हिलाया और उसके बाद उस ऑफिस के अंदर एंटर हुई। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर कंगना रनौत स्तब्ध रह गई, शॉक्ड हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। और यही वजह है कि जब कंगना बाहर निकली तो उनके चेहरे पर उनके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। चेहरे पर उदासी थी, दुख था, गुस्सा था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अंदर देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। बीएमसी ने केवल उन 14 पॉइंट्स को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनके पूरे ऑफिस को नेस्तनाबूद कर दिया। उस ऑफिस के इंटीरियर्स, वहां पर लगाई गई महंगी महंगी पेंटिंग्स, विदेश से मंगाए गए एंटीक पीसेस, फर्नीचर्स, क्रॉकरी, उनका बार काउंटर, सब कुछ तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि एसी डक्ट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इन सब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बीएमसी ने जिस स्पीड से कंगना के बंगले को तोड़ने का काम किया, सबसे ज़्यादा सवाल उसी को लेकर उठे। कल हाईकोर्ट ने भी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर स्टे लगाने के दौरान बीएमसी को इसी बात पर जमकर फटकार लगाई थी। आज फिर इस केस पर सुनवाई हुई, लेकिन आज इस केस में बीएमसी और कंगना दोनों की तरफ से वकीलों ने कुछ और वक्त मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित कर दी।
बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल की है, उस एफिडेविट में बीएमसी ने दावा किया है कि कंगना रनौत ने अपने बंगले में कई सारे अवैध निर्माण किए थे। मसलन उनके ग्राउंड फ्लोर पर जो टॉयलेट एरिया था, उस टॉयलेट एरिया को हटाकर उसे कमरे में तब्दील कर दिया गया। स्टेयरकेस जो था, स्टेयरकेस के पीछे अवैध तरीके से टॉयलेट बनाया गया। पार्किंग एरिया में अवैध तरीके से पेंट्री बनाई गई। वहाँ पर जो बाउंड्री वॉल थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर जो लिविंग रूम था, वहाँ पर वुडन पार्टीशन के ज़रिए एक अलग से कैबिन बनाया गया। जो पूजा घर था, पूजा घर में भी पार्टीशन डालकर एक अलग से कमरा बनाया गया। साथ ही में जो दृश्य हमने देखे कि जो बुलडोज़र से एक स्लैब गिराया जा रहा था, उस स्लैब भी अवैध तरीके से उस स्लैब का निर्माण किया गया था। ठीक इसी तरह से सेकंड फ्लोर पर भी अवैध तरीके से एक टॉयलेट बनाया गया था और अन्य कमरों को मिलाकर एक बड़ा कमरा बनाया गया था। बालकनी एरिया में भी बड़े पैमाने पर मॉडिफिकेशन किए गए थे। बीएमसी का दावा है कि ये तमाम मॉडिफिकेशन करते वक्त जो ज़रूरी परमिशन लेने होते हैं वो कंगना रनौत ने नहीं लिए थे और इसीलिए बीएमसी ने उनके घर पर जाकर कार्रवाई की। उनके दफ्तर में जो जो चेंजेस थे, जो अवैध निर्माण थे, उन तमाम अवैध निर्माण को तोड़ा था और जब वो गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए तब भी वहाँ पर काम जारी था। घर तोड़ने के मामले में कानूनी जंग तो अब 22 सितंबर तक टल गई है, लेकिन आज कंगना ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया। शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी को भी लपेटा। कंगना ने लिखा, जिस विचारधारा को लेकर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, आज सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। और इसके बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उद्धव ठाकरे को वंशवाद का उदाहरण बताया। कंगना ने लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, लेकिन सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह मत करोगे, मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 में और फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना को इस बात का एहसास तो है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए शिवसेना मराठी अस्मिता का कार्ड खेल रही है। उन पर मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है। इसका असर भी हुआ है। इसलिए आज कंगना ने बार बार मराठी प्राइड का जिक्र किया। लिखा, महाराष्ट्र के लोग भी सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की इस काली करतूत से दुनिया में मराठा संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जय महाराष्ट्र। आज कंगना ने शरद पवार को भी लपेटा। कंगना ने ट्वीट किया कि खार जिमखाने की जिस बिल्डिंग में उनका घर है, वो फ्लैट उन्होंने 2013 में शरद पवार के पार्टनर से खरीदा था। बीएमसी शरद पवार से पूछे, इस बिल्डिंग में क्या क्या इलीगल है? हालांकि शरद पवार ने पहले कहा था कि कंगना के बयानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इसलिए आज जब उनसे कंगना के इस बयान के बारे में पूछा गया तो शरद पवार ने कहा, कंगना की बातों का कोई आधार नहीं है। शरद पवार पुराने नेता हैं, उन्होंने कंगना की बात को हल्के से टाल दिया और कहा कि मेरी इच्छा है वो बिल्डिंग कोई मेरे नाम कर दे, किसी से किसी का संबंध नहीं है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात पर क्या कहूं, कुछ नहीं कहना। माझी इच्छा माझ्या नावाची बिल्डिंग करा कोणतरी। मेरी इच्छा है कि वो बिल्डिंग कोई तो मेरे नाम करे, मेरा किसी से संबंध नहीं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। तथ्य नहीं हो रहे। शरद पवार तो शुरू से कह रहे हैं कि कंगना की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो। शिवसेना को भी उन्होंने ये सलाह दी थी और आज उन्होंने कंगना के आरोप पर जिस तरह से रिएक्ट किया, उससे साफ है शरद पवार ने कंगना की बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता कंगना के बयान से नाराज हो गए। उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र के विकास में शरद पवार के रोल की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। कंगना जी जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे के बयानबाजी की, उस पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अपने से बड़ों के खिलाफ सम्मान से बोलना चाहिए।
पूरे देश को मालूम है कि पिछले 60 सालों में महाराष्ट्र खड़ा करने में पवार साहब का क्या योगदान है। अभी जिसको चिल्लम पुकार करना होता है उसका मुंह तो हम लोग नहीं दबा सकते हैं। जिस बिल्डिंग के बारे में वो बोल रही है शायद उसको महाराष्ट्र की मालूमात ही नहीं है। पहले भारत की संस्कृति में आदर से बात करना हर बच्चे को सिखाया जाता है। ये हमारी संस्कृति रही है। किसी को भी आप कह के, अगर हिंदी नहीं आती है तो समझ सकता हूँ, लेकिन अपने भाषा में अपने से बड़े आदमी का आदर करना ये अच्छी संस्कृति मानी जाती है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के नेता कोई भी हो, लेकिन उस कुर्सी का अपमान कर दिया है जिसका हमारा एक 12-13 करोड़ महाराष्ट्र सम्मान कर। कंगना और शिवसेना के बीच चल रहे झगड़े में न एनसीपी पढ़ना चाहती है और न कांग्रेस। एनसीपी के सीनियर लीडर और उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री नवाब मलिक से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंगना के बयानों पर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। कंगना इसलिए बोल रही हैं जिससे वो बीजेपी में अनुपम खेर की जगह ले सके। हमें लगता है अनुपम खेर जी को रिप्लेस करके उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी में कंगना जी लेना चाहती हैं। इनकी लड़ाई आपस की है जिसको लेके बयानबाजी, उल जुलूल बातें करना हमें लगता है ये उचित नहीं है। और जिस तरह की बयानबाजी होती है उससे महाराष्ट्र की बदनामी होती है। और जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र ने आपको बड़ा किया, महाराष्ट्र ने आपको पहचान दी और उसी महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास करना उचित नहीं। महाविकास आघाड़ी में इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं दिखाई दे रही। कल शरद पवार साहब ने कहा, ये पवार साहब ने ये कहा कि महत्व देने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग अपनी पहचान बनाने के लिए उल जुलूल बातें करते हैं। और लगता है आज वाकई में शिवसेना के लोगों ने शरद पवार की बात को गंभीरता से लिया, कंगना की बातों को महत्व देना बंद कर दिया। जो संजय राउत, कंगना रनौत का नाम सुनते ही भड़क जाते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कहते थे, आज उन्होंने कहा कि कंगना का चैप्टर इज ओवर। जो हुआ वो बीएमसी ने किया, इसलिए बीएमसी से पूछो। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। और इसके बाद संजय राउत से पूछा गया कि कंगना के चक्कर में सहयोगी दल भी शिवसेना से नाराज हैं। इस पर संजय राउत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कंगना के घर पर जो एक्शन हुआ वो बीएमसी ने किया, इससे शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कांग्रेस और एनसीपी की नाराजगी का सवाल है तो न शरद पवार ने और न सोनिया गांधी ने इस तरह की कोई बात कही है। त्या विषयावर चर्चा करणं आता बंद केलेलं आहे। कंगना रनौत का मुद्दा हमारे लिए खत्म हो गया, हम ये मामला भूल भी गए। जहां तक इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और शरद पवार के नाराज होने की बात है, ये दोनों नेता शिवसेना से नाराज नहीं है। अगर गवर्नर ने कंगना रनौत के घर हुई तोड़फोड़ पर रिपोर्ट मंगवाई है तो ये उनका काम है। अगर उनको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है तो इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजें। गवर्नर क्या करेंगे ये उनका काम है, मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना। राज्यपालांना जरी खूप मोठी घडामोड वाटत असेल, जिन संजय राउत ने आज सामना में लिखा उखाड़ लिया, वो अब कह रहे हैं कि कंगना के बंगले में तोड़फोड़ से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असलियत तो सब जानते हैं। और अब बीएमसी में भी ये बड़ा इशू बनेगा। बीजेपी ने मेयर को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर बीएमसी की मीटिंग बुलाने की मांग की है। बीजेपी ने मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला किया है। लेकिन एक बुरी खबर आई कि किशोरी पेडनेकर कोरोना का शिकार हो गई हैं। उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पेडनेकर ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सिर्फ बीजेपी नहीं, महाराष्ट्र के गवर्नर भी कंगना के बंगले में हुई तोड़फोड़ को लेकर नाराज हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने कल शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एडवाइजर अजय मेहता को राजभवन तलब किया, इस मामले में जानकारी ली और जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर नाराजगी भी जताई। इस पूरे विवाद में आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले कंगना रनौत को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आज अठावले कंगना से मिलने उनके घर गए, 1 घंटे तक मुलाकात की और रामदास अठावले ने कहा कि कंगना ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। अठावले ने कहा कि एक्शन तो बीएमसी के उन अफसरों के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने कंगना की गैर मौजूदगी में उनके घर पर बुलडोजर चलवाया।
मुझे लगता है कि जो अधिकारियों ने नोटिस निकाली, अभी क्यों नहीं निकाली, मतलब उनको नोटिस निकालने का अधिकार है, लेकिन कंगना इधर आने के बाद नोटिस उनके हाथ में देनी चाहिए थी। तो इसीलिए मतलब जो अधिकारी जिम्मेदार है वो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग्स से संबंध है, क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है सामना के ऊपर, सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए। और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज़ कल छपाई थी, तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए, इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन जो हो रही है। रामदास ठाकरे जो कह रहे हैं बात सही भी है, और शिवसेना ने तो शुरू में ही कह दिया था कि हम बदला लेंगे। अब जो कार्रवाई हुई उससे सियासत सिर्फ मुंबई में नहीं हुई, हिमाचल प्रदेश में भी राजनीति हुई। आज हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के वर्कर्स ने कंगना के समर्थन में शिमला में रैली निकाली। शिमला के अलावा मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में भी कंगना के सपोर्ट में रैलियां निकाली गई। यहाँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के पुतले फूके गए। बीजेपी का कहना है कि वो हिमाचल प्रदेश की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। जिस तरह से कंगना के खिलाफ एक्शन लिया गया उससे साबित होता है कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि कंगना ने जिस तरह अपने दम पर कामयाबी हासिल की, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, उसे देखते हुए कंगना के खिलाफ इस तरह के बर्ताव को हिमाचल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कंगना हिमाचल की बेटी है और बेटी होने के साथ साथ उन्होंने हिमाचल के लिए गौरव हासिल किया है। और ऐसी पृष्ठभूमि से जहां लंबे संघर्ष के बाद जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए निकली और बहुत बेहतर काम किया, और उस कारण से पूरा देश में उनका सम्मान है। और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आहत हैं ऐसी परिस्थिति में जब उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती हो रही है। और उस दृष्टि से हमने बड़ा साफ कहा है कि हिमाचल की बेटी की सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसमें सुनिश्चित करेंगे कि वो सुरक्षित रहें, और उसके साथ साथ में उनके मान सम्मान के लिए भी सभी प्रदेशवासियों की भावनाएं एक समान है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, अनावश्यक हो रहा है। ये आप पूरा देश इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। कोरोना के काल में हिमाचल में जिस तरह से रैली निकाली गई उससे तो साफ है बीजेपी पूरी तरह से कंगना को सपोर्ट कर रही है। हालांकि कंगना ने कभी नहीं माना कि वो बीजेपी के साथ है। अब से थोड़ी देर पहले कंगना रनौत की मां का जो रिएक्शन आया उसने कुछ ऐसा ही बताया। कंगना की मां आशा ने कहा कि बीएमसी ने जो किया वो बहुत गलत है। आशा रनौत ने कहा कि उनका परिवार कांग्रेसी था, लेकिन कंगना को मदद बीजेपी से मिली। जो काम किया वो बहुत ही निंदनीय काम है। मैं उस काम के लिए उनका बहुत कड़े शब्दों से विरोध करती हूँ। और आज मुझे इस खुशी की बात यह है कि आज पूरा भारतवर्ष हमारी बेटी के साथ है और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है। और मुझे यही बड़ी खुशी की बात है। और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की। कंगना के केस में सब एक से बढ़कर एक है। सब इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने में लगे हैं। बीजेपी को कंगना के रूप में ऐसी तलवार मिल गई है जो सीधे उद्धव ठाकरे पर वार करती है। हिमाचल में बीजेपी कंगना के हिमाचली होने का फायदा उठा रही है। हो सकता है बिहार के इलेक्शन में कंगना को प्रचार करने के लिए बुलाया जाए। आज कंगना की मां ने कहा, वो आपने सुना, शिवसेना ने परेशान किया, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी से मदद मिली, अमित शाह से मदद मिली। शिवसेना ने भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कंगना को इस्तेमाल किया, सबक सिखाया, कंगना को बता दिया आपने जो कहा था उखाड़ना है उखाड़ लो, हमने उखाड़ लिया।
और सीनाजोरी का आलम यह कि सामना में साफ साफ लिखा उखाड़ दिया। यह आज के सामना की हेडलाइन थी। जहां तक शरद पवार का सवाल है, वो बहुत चतुर हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। पवार तो असल में उद्धव ठाकरे को समझा रहे थे कि ऐसा एक्शन करने से पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ हो जाता है। वो शिवसेना को समझा रहे थे कि इस तरह की सियासत ना करें। लेकिन कंगना राजनीति के खेल में नहीं है। उन्होंने शरद की बात को पहचाना नहीं, गलती कर दी। आज शरद राव पर ही हमला कर दिया। अपनी बिल्डिंग को पवार के पार्टनर की मिल्कियत बता दिया। शरद पवार को यह बात बुरी जरूर लगी होगी। मैं जानता हूं कि शरद पवार इस पर नाराजगी नहीं जताएंगे, लेकिन शरद पवार का वार ऊपर वाले की लाठी की तरह है, जो आवाज नहीं करती लेकिन दर्द बहुत देती है। देखते जाइए क्या क्या होता है। कंगना तो रानी लक्ष्मीबाई के रोल में है, अपनी जंग लड़ रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती जेल में है। इसलिए अदालत में रिया की लड़ाई उनके वकील लड़ रहे हैं। आज रिया के वकीलों को उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी। कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए रिजर्व कर लिया। मतलब रिया चक्रवर्ती को आज की रात भी जेल में काटनी होगी। आज सेशन कोर्ट में सुबह 11 बजे जब जमानत की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानचिंदे ने अपनी दलीलें पेश की। मानचिंदे ने कहा कि रिया ने सभी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। जब जब रिया को बुलाया गया वो गई। तलाशी में कोई ड्रग्स नहीं मिले, इसलिए रिया को बेल मिलनी चाहिए। मानचिंदे ने अदालत से कहा कि रिया को फंसाया गया है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उसने प्रेशर में बयान दिए। मानचिंदे ने कहा कि जो भी ड्रग्स मंगाए गए वो सुशांत के लिए थे। ड्रग्स को लेकर जो चैट सामने आए वो सुशांत के कहने पर लिखे गए थे। सुशांत डिक्टेट किया करते थे, रिया ने इन मैसेजेस को सिर्फ टाइप किया है। सतीश मानचिंदे ने कहा कि रिया के साथ प्रोफेशनल पेडलर की तरह सलूक किया जा रहा है। वो किसी ड्रग सिंडिकेट के मेंबर नहीं है, उसे सिंडिकेट कहना गलत है। वकीलों ने कोर्ट से कहा कि अब्बास लखानी और करण ओरा, जिनके पास से ड्रग्स मिले थे, उन्हें जमानत मिल चुकी है, इसलिए बाकी सबको भी बेल मिलनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानचिंदे की दलीलों का एनसीबी ने विरोध किया। एनसीबी के वकील ने कहा रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रही हैं और यह बात पूछताछ में सामने आ चुकी है। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि रिया को जमानत मिलने पर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, गवाहों को प्रभावित करेंगी, इसलिए उन्हें जमानत देना ठीक नहीं होगा। अगर यह जेल में होगी तो जरूरत पड़ने पर कोर्ट की परमिशन से एनसीबी रिया से पूछताछ कर सकती है, इसलिए रिया को जमानत न दी जाए। हालांकि अदालत ने सबकी दलीलें सुनने के बाद फैसला कल तक के लिए रिजर्व कर लिया। जो कुछ सतीश मानचिंदे ने कोर्ट में कहा उससे बिल्कुल साफ है। रिया की तरफ से सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत पर बढ़ दिया गया है। रिया ड्रग्स की जो मैसेज भेजती थी वो सुशांत लिखवाते थे, डिक्टेट करते थे, और यह भी तर्क दिया कि रिया ने जो कुछ कन्फेस किया वो उनसे एनसीबी ने जबरदस्ती लिखवाया। अब इन बातों की सच्चाई जानना तो मुमकिन नहीं होगा। क्या वाकई में सुशांत सिंह के कहने से सारे मैसेज लिखते थे, ये बताने के लिए सुशांत सिंह तो अब नहीं आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, ड्रग्स तो ली जाती थी, मंगवाई जाती थी और पेमेंट भी किया जाता था, और इन सब बातों के सबूत हैं। बस फैसला इस बात पर टिकेगा कि रिया का इसमें किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। फैसला तो कल आ जाएगा, लेकिन आज की रात रिया एक बार फिर भायखला की जेल में रहेंगी। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि उन्हें जेल कर्मचारियों से पता चला कि रिया की कल की रात बहुत भारी कटी थी। भायखला जेल के क्वारंटीन बैरक में रिया कल रात भर करवटें बदलती रही, ठीक से सोई नहीं। वो रात 11 बजे तक रिया अपनी बैरक में चहलकदमी करती दिखाई दी। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। रिया ने सिर्फ एक रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया। जेल के जिस कमरे में रिया है वो 15 बाई 10 फीट का क्वारंटीन बैरक है। ये सारी डिटेल्स हमारे संवाददाता राजीव ने दी थी, और ये भी बताया कि रिया की नींद एनसीबी ने उड़ा दी है।
लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन एयरफोर्स का वो नया फाइटर जेट जिसकी गर्जना से दुश्मनों की नींद उड़ गई है। 5 राफेल जेट आज एयरफोर्स का हिस्सा बन गए। इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरदस्त टेंशन है। पता है चला कि चीन ने भारी मात्रा में हथियार और बड़ी संख्या में फौजियों को पैगोंग त्सो के आसपास तैनात कर दिया है। चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जब अंबाला एयरबेस से राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो उसकी गर्जना LAC के उस पार चीनी सैनिकों के कानों तक भी पहुंची होगी। आज 5 राफेल फाइटर जेट एयरफोर्स में शामिल हो गए। इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन गए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन जंगी जहाजों की शानदार इंडक्शन सेरेमनी हुई। हमारे संवाददाता अमित पालित इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने राफेल जेट्स की इंडक्शन सेरेमनी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है। जिस वक्त अमित पालित रिपोर्ट दे रहे थे उसी वक्त राफेल फाइटर जेट्स अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। एक के बाद एक 5 विमानों ने आसमान में शानदार करतब भी दिखाए, एरियल ड्रिल्स की बेहतरीन मैनूवर्स दिखाए और फिर उसी अंदाज में टचडाउन किया जैसा 29 जुलाई को किया था। राफेल के इंडक्शन सेरेमनी के लिए राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद थे। इनके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत एयरफोर्स के कई बड़े ऑफिसर्स भी अंबाला एयरबेस पर हुई इस सेरेमनी में शामिल हुए। फ्रांस के साथ भारत ने 36 राफेल की डील की है। इनमें से 10 प्लेन भारत को मिल चुके हैं। फिलहाल 5 फ्रांस में ही हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज अंबाला एयरबेस पर राफेल के इंडक्शन से पहले इन्हें वाटर कैनन सैल्यूट मिला और फिर सर्वधर्म पूजा की गई। अमित फ्रेम में आ जाओ, फ्रेम में। मैं आपको बता दूं कि पिछले 23 साल में ये पहला मौका है जब इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स खरीदे गए हैं। पहले रशिया से सुखोई लिया गया था, अब फ्रांस से राफेल आए हैं। आज इंडक्शन सेरेमनी के दौरान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए राफेल के वायुसेना में शामिल होने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता था। एयर चीफ मार्शल की इस बात को एयरफोर्स के फाइटर जेट ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन से साबित किया। राफेल के अलावा लाइट कॉम्बैट जेट तेजस ने उड़ान भरी, फिर सारंग हेलीकॉप्टर ने भी फ्लाई पास किया और बाद में सुखोई 30 फाइटर जेट्स राफेल को एस्कॉर्ट करते नजर आए। जिस वक्त ये सब हो रहा था, हमारे संवाददाता अमित पालित एयरबेस पर मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एयरफोर्स के जोश और जज्बे का अंदाजा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लाई पास की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए राफेल ऊपर जाता हुआ और उसके साथ Su-30 MKI जैगुआर विमान। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सीधे आप डिस्प्ले देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से ये डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। बहुत ही लो फ्लाइंग करते हुए भी इतनी स्पीड रखना, और आपको ये सोनिक बूम भी यहाँ पर सुनाई दिया, क्योंकि जैसे ही ये बहुत तेजी से अपने स्पीड को बढ़ाते हैं लो हाइट पे, तो ये सोनिक बूम भी सुनाई देता है। गोल्डन एरोस की आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंबाला एयरबेस में यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है उसके सामने अपनी ये काबिलियत साबित कर रहा है। राफेल विमान जो इसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो जमीन पर है, ठीक उसी तरह से दूसरा जो विमान है इस वक्त आपको दिखा रहा है, अपनी काबिलियत दिखा रहा है। इसकी बहुत जबरदस्त खूबी है कि इसका जो एयरफ्रेम है डेल्टा विंग्स है, और साथ ही साथ इसमें जो कनाट्स लगाए गए हैं, ये क्या करता है कि जब आप लो स्पीड में होते हैं, लो स्पीड में अगर आपको रुक करना है, मुड़ना है, या फिर तेजी से आपको अपना रास्ता बदलना है, तो ये जो आपके जो कनाट्स होते हैं, छोटे जो विंग्स होते हैं, बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और देखिए कितना धीरे हो गया है। अभी देखिए एयरबेस पे आते आते इतनी स्पीड अपनी कितनी कम कर दी है। लो फ्लाइंग पे इतनी स्पीड को कम कर देना तभी पॉसिबल होता है जब इसके विंग्स में जो कनाट लगे हुए हैं वो जब फ्लिप अप डाउन करते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो यही है देखिए खूबी। ऐसा नजारा शायद ही आपको कभी देखने को मिले कि एक ऐसा विमान जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वो अपनी स्पीड को इतना कम कर दे इतने कम लेवल पर। और देखिए फिर जिनके J-11 हो उनके अंदर यह खूबी नहीं है। राफेल की शक्ति क्या है, राफेल की खूबियां क्या हैं, ये अब तक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते थे, लेकिन आज अमित पालित ने इस फाइटर जेट के पास खड़े होकर उसके एक एक पार्ट के बारे में, राफेल में फिट होने वाले हथियारों के बारे में पूरी डिटेल बताई।
ट्विन सीटर प्लेन आप देख रहे हैं RB001, यानी ये राकेश भदौरिया जो हमारे अभी एयर चीफ हैं उनके नाम से RB दिया गया है और 01 दिया गया है। तो इस विमान को आप देखिए, यही वो योद्धा है जिसको देखने के लिए इतने दिनों तक हम इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका ये फ्रंट पोर्शन। किसी भी विमान का जो सामने वाला पोर्शन होता है, यानी उसका जो नोज होता है, बहुत अहम होता है, और ये वो नोज है जिसके जरिए राफेल अपने दुश्मनों को टोह लेता है, यानी कि अपने दुश्मनों की पहचान करता है। उसके अंदर ही यहाँ पर वो रडार रखा हुआ है, जिस रडार के जरिए ये अपने 200 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन को, टारगेट को वो देख लेता है और साथ ही साथ 40 जो आपके इसमें टारगेट को एक वक्त में कर सकता है। उसके बाद अब आइए तो कॉकपिट आपको नजर आएगा। कॉकपिट वो जगह है जहां से हमारे पायलट्स इस प्लेन को उड़ाते भी हैं, साथ ही साथ तमाम इसके जो एवियोनिक्स हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो ये आप समझिए कि अगर नोज इसके आंखें हैं, नाक है जिसके जरिए वो देखता है और साथ ही साथ सूंघ लेता है अपने दुश्मन को, तो वहीं इसका दिमाग यहाँ पर है, जहाँ पर पायलट बैठता है उसके पास जो कंट्रोल है वो उसका दिमाग होता है। इस विमान के जो स्टेल्थ की बात होती है उसका सबसे बड़ा जो होता है कि इसका एरोडायनामिक्स किस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो ये एस की तरह लिखा हुआ है, एस की तरह लिखने का होता है जो रडार स्कैन्स होते हैं, रडार सिग्नेचर जो होता है वो इसको ना पकड़ पाए, उसको कैसे चकमा दे, इसीलिए इसको तैयार किया है ताकि इसके अंदर तक जो तरंगे होती है रडार की वो ना घुस सके और इसको ये दुश्मन के नजर में ना आने दे। इसके बाद ये देखिए, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि कनाट, इसमें आप ये जो देख रहे हैं छोटा सा जो विंग है ये आपको नजर आएगा Su-30 MKI में भी है, इसमें भी एक कनाट लगा हुआ है। और कनाट की बहुत तरह की खासियत होती है क्योंकि ये इसको मैन्यूवरेबिलिटी, मतलब वो किस तरह से प्लेन को कंट्रोल करना है, कहाँ करना है, उसमें ये कनाट बहुत ही आपको बताएं मददगार साबित होता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये होते हैं, यहाँ पर मिसाइल लगाए जाते हैं, इसके एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं लगे सारे, तो क्योंकि जब इसमें पूरे यहाँ पर एक साथ 14 ऐसी जगह होंगी, 14 यहाँ पर ऐसे खाने हैं जहाँ पर अलग अलग मिसाइल्स को रखा जा सकता है। और जो मीका मिसाइल है, एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मीका मिसाइल, जिसका इस्तेमाल डॉग फाइट में किया जाता है, वो इस जगह पे मीका मिसाइल को यहाँ पर लगाया जा सकता है और लगाया जाता भी है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कॉम्बैट के दौरान इसको हम देखते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को संदेश दिया। चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा हमारी वायुसेना अपना रोल बखूबी निभा रही है और आने वाले वक्त में किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी दुनिया खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा, और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहाँ भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान LAC के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है, और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। अब मैं आपको राजनाथ सिंह के भाषण का वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने राफेल की खूबियों का जिक्र किया। वो खूबियां जो पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स पर भारी पड़ेंगी। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने
राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। आज देश की सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाल चीन का लालच दिखाई दे रहा है। हमारी सेना मुकाबले के तैयार है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है और राजनाथ सिंह की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने सही मौके पर सही बात आज कह दी। चीन से कह दिया कि राफेल का वायुसेना में शामिल होना उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो हमारी संप्रभुता की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री का इस संदेश और राफेल का इंडक्शन हमारे बहादुर जवानों के हौसलों को और बुलंद करेगा। सरहद पर चीन आंख दिखा रहा है, इसलिए हमारी फौज ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी की है। चीन अगर बातचीत की पहल करता है तो भारत इसमें भी पीछे नहीं हटता। आज मॉस्को में चल रही एससीओ की मीटिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। एलएसी पर मई के बाद लगातार तनातनी के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह पहली मुलाकात है। भारत ने मीटिंग से पहले अपना रुख साफ कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति को सुलझाने के लिए कमिटेड है, लेकिन सरहद पर तनाव की वजह से चीन की हरकतें हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बायलैटरल मीटिंग से पहले लंच के दौरान भी भारत और चीन के विदेश मंत्री मिले। हालांकि लंच पर हुई मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अलावा रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी मौजूद थे। Indian side is committed to resolving the current situation. हम भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एलएसी पर इस वक्त जो स्थिति है, मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट में भी कहा था, खास तौर से 7 सितंबर की घटना को लेकर। रक्षा मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें भारत के रुख को साफ तौर से बताया गया है। मैं मौजूदा स्थिति में और कुछ नहीं कहना चाहता। I have nothing further to add to it at this stage. इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है, लेकिन एलएसी पर चीन की तरफ से सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस वक्त सरहद पर क्या हालात हैं, इसकी ताज़ा जानकारी हमें मनीष प्रसाद देंगे। सीधे ले चलते हैं। मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब मनीष, क्या हालत है, क्या खबर है ले से? रजी, जहां एक तरफ बातचीत का दौर जारी है और फॉरेन मिनिस्टर अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट चाइनीज पीएलए इस समय ठीक 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के दूसरी तरफ करीबन 40,000 से 45,000 के साथ चाइनीज पीएलए का हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ यहां तैनात है। और खासतौर पर इस बार जो आर्मर्ड टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, उनको पूरी तरीके से इसने ढक रखा है, कैमोफ्लाज कर रखा है। सबसे पहले शुरुआत पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर एक बार फिर से डोमिनेट करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ भारतीय सेना डोमिनेटिंग फीचर में है, इसीलिए यहां पर चाइनीज पीएलए बैकफुट पर है। दूसरा सबसे ज्यादा परेशान वो रिचांगला को लेकर हो रहा है। दरअसल ये चाइनीज पीएलए से रेकिनला कहता है और ये पास उनके लिए लाइफलाइन का काम करता है। क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, ऐसे में एम्युनिशंस, लॉजिस्टिक और इन सब के लिए चाइनीज पीएलए को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और यहां पर भी भारतीय सेना का डोमिनेंस है, इसीलिए चाइनीज पीएलए ने अपना यहां पर डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। रजी, एक और सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया जो है वो गलवान का इलाका है। वहां पर जो इनपुट्स मिल रहे थे उसकी जानकारी के मुताबिक बार चाइनीज पीएलए फिर से यहां पर जो अपनी तादाद है सैनिकों की वो बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ जो डेप्सांग का इलाका है, इस एरिया में डोमिनेशन की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि रिचांगला मेन जो पास है वो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और जो डेप्सांग का पूरा बॉटलनेक का पूरा एरिया है, दरअसल यहां पर एक बार फिर से दबाव बनाने की रणनीति के साथ चाइनीज पीएलए भारत के ऊपर आक्रामक होना चाहता है। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है, 7 तारीख को जैसे घटना हुई, वार्निंग शॉट फायर करने के बाद भी भारत ने कहीं से भी चाइनीज पीएलए को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करने दिया। इसीलिए हमें जो मिलिट्री ऑपरेशंस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है वो चाइनीज मूवमेंट को एक एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और 24 ऐसे डोमिनेटिंग फीचर हैं जहां पर भारतीय सेना ने ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं और चाइनीज पीएलए को बिल्कुल सांकेतिक तौर पर साफ कह दिया है कि अगर इन ऑब्स्टिकल्स को या बार्ब वायर को पार करते हैं तो उनको हर किसी तरीके की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी जो दिल्ली का मैसेज है वो ऑन ग्राउंड लोकल कमांडर्स ने चाइनीज पीएलए के डिप्लॉयमेंट को देखते हुए उनको साफ बता दिया है। जी एक और बात, आज 3 घंटे तक ब्रिगेडियर लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद थे और इससे पहले इस लेवल की मीटिंग 15 और 16 जून को हुई थी। आपको ध्यान होगा जब गलवान में एक बार फिर से
रणनीतिक तौर पर जब फेस ऑफ की कंडीशन हुई और उसमें काफी ज्यादा झड़प हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए। और फिर उसके बाद आज एक बार फिर से अग्रेसिवली 3 घंटे की इस मीटिंग में चाइनीज पीएलए को बताया गया कि वो अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने रहे। जी मनीष, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा मनीष प्रसाद बता रहे थे, आज भी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच एक बार फिर ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हुई। 29 और 30 अगस्त की रात से अब तक ब्रिगेड कमांडर लेवल की 7 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे जवान चीन की हर हरकत पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। हमारी तैयारी पूरी है। भारत एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। सरहद से मनीष ने एक अच्छी तस्वीर भेजी है, वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। मनीष प्रसाद ने बताया कि बॉर्डर से सटे चुशुल इलाके के मन और मेरठ गांव के लोग भारतीय सेना की बहुत मदद कर रहे हैं। गांव के लोग जवानों के लिए राशन पानी और दवा पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ऊंची चोटियों पर तैनात जवानों तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए पैदल जाना होता है, इसलिए इन इलाकों में रहने वाले पहाड़ी लोग जो इन पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं, सामान पहुंचाने में भारत की फौज का साथ दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आज एक हैरान करने वाली खबर अयोध्या से आई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए जिस बैंक अकाउंट में देश भर से दान मिल रहा है, उस अकाउंट से कुछ जालसाजों ने 6 लाख रुपए निकाल लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठगी और बेईमानी करने वालों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान में जो पैसे मिले हैं, उसमें से 6 लाख रुपए ठगों ने निकाल लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने जो अकाउंट खोला, उस अकाउंट में अब तक 50 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। लोग 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का दान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दान के पैसे में ठगी कर रहे हैं। यह मैं आपको बताता हूं। ट्रस्ट का खाता लखनऊ के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है। इस ब्रांच से 2 क्लोन चेक के जरिए 6 लाख रुपए निकाले गए। ठगी करने वालों ने तीसरा क्लोन चेक पैसा निकालने के बैंक में जमा कराया, लेकिन चेक के वेरिफिकेशन के दौरान ठगी पकड़ में आ गई। ट्रस्ट ने अयोध्या में ठगी को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब जांच करके ठगी करने वालों की तलाश कर रही है। अब तक की जानकारी में पता चला कि लखनऊ के पंजाब नेशनल बैंक में 1 सितंबर को 2.5 लाख रुपए निकाले गए। रकम छोटी थी, इसलिए चेक का वेरिफिकेशन नहीं किया गया। चेक पास हो गया। 2 दिन बाद 30 सितंबर को एक और चेक के जरिए 3.5 लाख रुपए निकाले गए। 9 सितंबर को ठगी करने वालों ने 9,86,000 रुपए का तीसरा फर्जी चेक लगाया। बैंक के अफसरों को शक हुआ। वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फोन किया, तो पता चला ऐसा कोई चेक ट्रस्ट की तरफ से नहीं जमा कराया गया। जिसके बाद बैंक ने तीसरे चेक से पैसा निकालने पर रोक लगा दी। बैंक ने ठगी करने वाले के खाते से पैसा निकालने पर भी रोक लगा दी, जिससे ठगी करने वाला अपने खाते में जमा 2 लाख रुपए नहीं निकाल सका। अयोध्या 3 चेक निकले, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 9,86,000। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है, तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। यहाँ से मामला खुल गया। अयोध्या बैंक मैनेजर को खबर मिली, वो दौड़े और लिखित रूप में उन्होंने पंजाब बैंक जाकर पता किया, तो पता लगा कि 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक कैश हो चुके हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा का 9,86,000 का चेक उसके स्टॉप पेमेंट में डाला गया। इस प्रकार 3 चेक कटे। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि उसको हमारे बैंक का अकाउंट नंबर कैसे पता लगा, उसे ये भी कैसे पता लगा कि इन नंबरों के चेक अभी इशू नहीं हुए हैं। अयोध्या पुलिस ने इस मामले की जांच तो शुरू कर दी है। पुलिस को लगता है इस मामले में कोई बड़ा रैकेट इन्वॉल्व हो सकता है। थाना कोतवाली जनपद अयोध्या में एफआईआर अंकित कर ली गई है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है, और ये जांच में यह प्राय आया है सामने की जो है फर्जी चेक द्वारा ये पैसा निकाला गया है। जो ओरिजिनल बैंक का चेक है वो माननीय श्री चंपत राय जी के पास मौजूद है। विशेष गहनता से इसकी जांच कराई जा रही है। विशेष अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट के खाते से पैसा निकालने वाले बचेंगे तो नहीं,
क्योंकि पैसा ट्रस्ट के खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है। जिसने भी ठगी की है उसने 4 लाख रुपए तो मार लिए, लेकिन 2 लाख रुपए अभी इसे अकाउंट में पड़े हैं। और खाता किसका है, कब खुलवाया गया, ये तो पता चली जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बैंक की भी कमी है, वक्त रहते पकड़ लेना चाहिए था। एक और बड़ी खबर यह है कि कोरोना महामारी के बीच 14 सितंबर से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। अब इसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी? बात तो कोई सीक्रेट नहीं है कि देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की फिगर आपको बता देता हूं। कोरोना के 95,735 नए केस रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में हालत काफी चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,308 नए केस सामने आए हैं। और कोरोना की इस महामारी का असर पार्लियामेंट पर दिखाई देगा। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 14 सितंबर से शुरू होगा। कोरोना की वजह से इस बार संसद के सत्र के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पड़ा है 9 सितंबर तक देश में 5,29,34,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 9 सितंबर को एक दिन में 11,29,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। तो जो नंबर सामने आ रहा है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन मरने वालों की संख्या कम है, ये एक राहत की बात है और ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। और अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने क्या क्या राज खोले, ड्रग्स को लेकर किन बातों को कबूल किया,